इस पार्ट में हम कपल्ड और अनकपल्ड एक्सिल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो कपल्ड एक्सिल क्या होता है कि एक आपका इंजन है, ठीक है, ये आपकी एक तरह से एक लोकोमोटिव है और उसमें इंजन लगा हुआ है, ठीक है, और उस इंजन से पिछला एक्सिल और आगे वाला एक्सिल दोनों कनेक्टेड है। ये 2D डायमेंशन में, इसलिए इस एक्सिल में सिर्फ एक व्हील नज़र आ रहा है, वरना वैसे ये 2 व्हील्स हैं। इधर भी एक व्हील, मतलब 2 व्हील्स होंगे, इसी तरह इधर भी 2 व्हील्स होंगे। तो ये डीजल इंजन है, एग्जाम्पल है एक तरह की, और इसमें इस इंजन से पिछला एक्सिल और आगे वाला एक्सिल दोनों कनेक्टेड हैं। तो एक ही इंजन से दोनों एक्सिल कनेक्टेड हो तो उसे कपल्ड एक्सिल कहते हैं। तो इस डायग्राम को देखते हैं तो ये है कि इस आपका लोकोमोटिव है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है P, और उस पे वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स। तो वेट को हम W के बजाय P से शो करेंगे इस रेलवे इंजीनियरिंग के कोर्स में ज़्यादातर। तो ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट एक्ट कर रहा है। फिज़िक्स में हम ये पहले मतलब फर्स्ट ईयर इंटर में कॉलेज के वक्तों में ये पढ़ चुके हैं कि वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही एक्ट करता है। तो इस वक्त अगर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये ले रहे हैं हम, तो वेट इधर ही एक्ट करेगा डाउनवर्ड्स। तो ये अब डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड से रिएक्शन फोर्स आ रही है। जहाँ जहाँ ग्राउंड कांटेक्ट कर रहा है इस लोकोमोटिव से, वहाँ रिएक्शन फोर्स आएगी। तो ये ग्राउंड 2 जगह से कांटेक्ट में लोकोमोटिव से, एक इस व्हील से और एक इस, मतलब एक एक्स एक्सिल से और एक एक्स एक्सिल से। तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है उसको हम रिएक्शन फोर्स 1 कह रहे हैं, यहाँ जो रिएक्शन फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स 2 है, और ये दोनों का जो सम होगा वो वेट के इक्वल होगा, ताकि ऊपर से जो वेट अगर समझो 500 आ रहा है तो ये 250 और ये 250 होगा। अब अगर हम ये टेंजेंशियल फोर्स है F1 से शो किया हुआ है, मतलब ये वही T1 कह सकते हैं आप इसको। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स है अगर हम वो कैलकुलेट करना चाहें तो उसमें हमें ये पता होता है कि टेंजेंशियल फोर्स लेस देन इक्वल्स टू होती है phi इंटू P। तो जो वो P यूज होगा वो यूज होगा ये वाला P, ये P यूज होगा। लेकिन हम इसके प्रोजेक्ट वर्क में जब हम काम करेंगे तो हम देखेंगे कि कब ये पूरा P इंक्लूड होता है, कब सिर्फ रिएक्शन फोर्स 1 इंक्लूड होती है। मतलब वो थोड़ी सी डिटेल्स हैं, वो आगे हम आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन बस ये ध्यान में रखना है कि ये टेंजेंशियल फोर्स वेट और एडहेजन से जनरेट होती है। तो अब होगा ये कि जितना ज़्यादा लोड होगा उतनी ज़्यादा एडहेजन होगी, ठीक है। तो अभी जैसे ये केस है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्क थोड़ा सा आगे आएगा तो इससे पहले थोड़ा सा मैं बता ही दूँ। तो ये जैसे ये इंजन है, अब अगर मैं इस एक्सिल पे जनरेट होने वाली टेंजेंशियल फोर्स को कैलकुलेट करना चाहूँगा ना F1 को, तो मुझे इस एक्सिल पे जो लोड आ रहा है वो रखना होगा, और इस एक्सिल पे जो लोड आ रहा होगा उसको रखूँगा, तो उससे जो टेंजेंशियल फोर्स जनरेट होगी वो ये F2 होगी। तो अभी F1 में जो लोड आएगा वो कितना लोड आ रहा है, वो रिएक्शन 1 के बराबर आ रहा है। हमने ये कहा था ना कि अगर ये लोड P है तो इस व्हील पे कितना जा रहा होगा, मतलब अगर ये 500 है तो इस पे कितना जा रहा होगा, इस पे 250 जा रहा होगा, तो ही इसका रिएक्शन 250 आ रहा है, और इस पे भी 250 जा रहा होगा तभी इसका रिएक्शन 250 आ रहा है। तो हम इसमें 250 पुट करेंगे। इस टेंजेंशियल फोर्स के जो फॉर्मूला phi इंटू P है उसमें P की जगह 250 पुट होगा, और वो एक तरह से रिएक्शन फोर्स के बराबर ही है, क्योंकि जितना लोड ऊपर से पड़ेगा उतनी ही रिएक्शन फोर्स होगी। तो मैं रिएक्शन फोर्स लिखूँ या ऊपर वाला लोड लिखूँ बराबर है। इसी तरह इधर भी मैं 250 लिखूँगा। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ। जब एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी वजह से होता ये कि पिछला जो टायर है उसका लोड बढ़ जाता है, यानी उसका रिएक्शन बढ़ जाता है। ज़रा जब पहले लोड बढ़ेगा तो ही रिएक्शन बढ़ेगा, लोड नहीं बढ़ेगा तो रिएक्शन भी नहीं बढ़ेगा। रिएक्शन तो बात की चीज़ है, पहले कोई एक्शन आता है तो उसका रिएक्शन आता है, जो कि इक्वल एंड अपोजिट होता है न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। तो लोड ऊपर से आएगा तो उसका रिएक्शन आएगा, दोनों बराबर होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे। ऊपर से जो लोड आ रहा होगा वो और रिएक्शन दोनों के वैल्यू सेम होगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन
डिफरेंट होंगी, अपोजिट होंगी, क्योंकि वो लोड ऊपर से आ रहा होगा नीचे की तरफ, रिएक्शन नीचे से ऊपर की तरफ। तो वैल्यूज़ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो दोनों वैल्यूज सेम होंगी। तो जब मैं एक्सेलरेट करूँगा तो ये जो 500 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है 250 वो अब 250 नहीं होगा, लेट से पीछे वाली व्हील में 300 आ जाएगा और आगे वाले व्हील में लेट से 200 हो जाएगा। तो जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो पिछले व्हील पे ज़्यादा लोड आ जाता है, जिसकी वजह से इसका रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाता है, और अगले व्हील का रिएक्शन कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि पिछले व्हील की जो है टेंजेंशियल फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, आगे वाले की जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और ये ठीक चीज़ है, मतलब सही चीज़ है, क्योंकि हम जब एक्सेलरेट करते हैं तो होता ये है कि पिछले वाला व्हील तो चलो ज़मीन पे, ये थोड़ा सा ना ऊपर उठ जाता है, तो ऊपर उठने की वजह से जो है मतलब इसकी टेंजेंशियल फोर्स भी ज़्यादा है। जब ऊपर उठने का मतलब इसका टेंजेंशियल फोर्स डिक्रीज हो जाती है। तो ये सही काम करता है कि स्लिपिंग कम होती है हमारी। मतलब होता ये है कि जब ये व्हील जैसे मूव कर रहा है और इसकी टेंजेंशियल फोर्स, इस पे जब लोड ज़्यादा आ जाता है तो इसका जो टायर है वो थोड़ा आहिस्ता मूव कर रहा होता है। टेंजेंशियल फोर्स तो ज़्यादा होती है पिछले वाले टायर की, लेकिन व्हील पीछे वाला कम स्लोली मूव कर रहा होता है, आगे वाला तेज मूव कर रहा होता है। तो उसकी वजह से आगे वाले टायर में स्लिपिंग आ सकती है। अगर आगे वाला तेज मूव करे तो आगे वाले टायर में स्लिपिंग आ सकती है। लेकिन क्योंकि ये कपल्ड एक्सेल है, इसमें स्लिपिंग इसलिए कम आएगी क्योंकि ये जो हमारा जो इंजन है ये दोनों से कनेक्टेड है, पिछले व्हील से भी और आगे वाले व्हील से भी। तो इसकी स्पीड जो है, मतलब दोनों व्हील्स की स्पीड सेम होगी, पिछले व्हील की भी स्पीड सेम होगी, अगले व्हील की भी स्पीड सेम होगी। तो कपल्ड एक्सेल में स्पीड सेम होने की वजह से स्लिपिंग कम आती है, बहुत कम आती है, आती ही नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं होता इस तरह से कि स्लिपिंग आए, क्योंकि ये स्लो चल रहा होगा अगर ये वाला व्हील, तो ये भी फिर स्लो हो जाएगा, और अगर ये तेज़ चल रहा होगा तो ये भी तेज़ हो जाएगा। तो जब हम एक्सेलरेट करते हैं और ये इस व्हील पे लोड ज़्यादा आता है, इसकी टेंजेंशियल फोर्स ज़्यादा हो जाती है, और ये व्हील थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, इसकी टेंजेंशियल फोर्स कम हो जाती है। तो इंजन एक है दोनों के लिए, तो इधर की जो स्पीड होगी वही आगे की स्पीड होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि स्लिपिंग नहीं आएगी। इसके मुकाबले अगर हम अनकपल्ड एक्सेल्स को देखते हैं तो उसमें सेम ये सिनेरियो है, एक्सेलरेट जब कर रहे होंगे तो ये थोड़ा आहिस्ता घूम रहा होगा लोड इस पे आने की वजह से। ये व्हील डिपेंड नहीं है पिछले वाले व्हील पे, ये अपना उसी स्पीड से घूमता रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ स्लिपिंग आएगी कि ये व्हील तेज़ घूम रहा है और ये स्लो घूम रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये ट्रेन चल रही होगी स्लो, आगे वाला व्हील जो है ना जल्दी घूमने की वजह से स्किड कर रहा होगा, स्लिप कर रहा होगा। ये ऐसी है जैसे आप कोई, जैसे अगर आपकी जैसे गधा गाड़ी होती है, उस पर बहुत ज़्यादा लोड पीछे लगा दो, पिछले वाले व्हील पे, मतलब जगह पे बहुत ज़्यादा लोड लगा दो, तो समझो आगे गधा बंधा हुआ है, ठीक है। अब गधा जो है ना आगे बढ़ रहा होगा, तेज टांग चलाने की कोशिश कर रहा होगा जैसे ये, लेकिन एक ही जगह खड़े खड़े अपनी तेज से टांगे चला रहा होगा। तो उससे जो है ना वो कहते हैं, हम स्लिपिंग कहते हैं, स्लिपिंग इफेक्ट कहलाता है वो, कि आप एक ही जगह खड़े हो और तेज आपका पाँव चल रहा हो। तो ट्रेन तो खैर अब वो मूवमेंट में जब होगी, अब एक्सेलरेट कर रहे होंगे तो यहाँ जो है वजन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये व्हील स्लो मूव कर रहा होगा और ये उसी स्पीड से तेज मूव करने की कोशिश कर रहा होगा। तो उसकी वजह से क्या है कि स्लिपिंग आएगी। ये गधे वाले एग्जाम्पल अगर आप एज्यूम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आगे वाला व्हील यानी गधा के जो पाँव है वो तेज़ी से मूव करना चाह रहे होंगे, लेकिन पिछले वाला लोड की वजह से वो पीछे वाला व्हील डोमिनेंट होगा, वो उसी स्पीड से ही चलेगा। तो आगे वाला बंदा कितनी तेज़ जान मारे तो वो ज़्यादातर वो स्लिपिंग हो रही होगी, इसके अंदर स्लिपिंग इफेक्ट आएगा। तो अनकपल्ड एक्सेल्स के अंदर, यानी जिसमें दोनों में अलग अलग इंजन होता है, दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं होते, वहाँ हमारा स्लिपिंग इफेक्ट आता है। और जो कपल्ड एक्सेल है उसमें स्लिपिंग इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि दोनों की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इंजन एक है। तो एक की स्पीड जैसी होगी वैसी ही दूसरे की स्पीड होगी, तो दोनों की रोटेशनल स्पीड जो है वो सेम होंगी। और इसमें अगर स्लिपिंग और ये होगी भी तो दोनों एक्सेल्स में एक साथ होगी, जबकि अनकपल्ड एक्सेल्स में दोनों की स्लिपिंग होगी अलग अलग होगी। मतलब इसकी
अब अलग हो रही होगी इसकी, अगर होनी होगी तो अलग होगी, तो आगे वाली व्हील जो है वो स्लिप कर रहा होगा, लेकिन पिछले वाले में स्लिपिंग नहीं होगी। और अगर होगी भी तो तभी होगी जब ये दोनों एक साथ स्लिप करते हैं। तो ये इन दोनों में जो है डिफरेंस है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम रोलिंग मोशन के बारे में पढ़ेंगे।